नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद, जिसे फ्रायडवाद भी कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य या इस व्याख्यान के पश्चात आप किस चीज़ में सक्षम होंगे उसका उल्लेख कर देते हैं। तो इस व्याख्यान के पश्चात आप फ्रायड के विषय में जान सकेंगे। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मानव व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों को, मानव मन के विभिन्न स्तरों को आप समझ सकेंगे। फ्रायड के दमित वासनाओं एवं काम संबंधी दृष्टिकोण को भी समझ सकेंगे। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित काव्य रचना प्रक्रिया को समझ सकेंगे। फ्रायड की समीक्षा दृष्टि को समझ सकेंगे। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की शक्ति और उसकी सीमाओं को भी जान सकेंगे तथा युंग और एडलर जैसे जो मनोविश्लेषणवादी हैं उनकी धारणाओं के विषय में भी आप जान सकेंगे। इसके पश्चात हम सबसे पहले सिगमंड फ्रायड के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ने ही ये मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तन किया था। इसीलिए इस वाद को हम फ्रायडवाद के नाम से भी जानते हैं। फ्रायड हैं, उनका जन्म 1856 में और मृत्यु 1939 में हुई थी। वे वियना के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। उन्होंने काव्य, कला, दर्शन, धर्म, समाज विज्ञान इन सभी के बारे में मनोविश्लेषण शास्त्र की मान्यताओं को आधार बनाकर अपनी नवीन मान्यताएं, नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। फ्रायड ने विस्तृत और व्यापक साहित्य की रचना की थी और इसीलिए इन्होंने अनेक विद्वानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। परंतु जो इनकी प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ है वह है इनकी रचना एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। इस प्रकार हमने थोड़ी सी फ्रायड के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात हम इनके वाद को देखते हैं। फ्रायडवाद जिसे कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद जिसे कहते हैं। तो फ्रायड ने सबसे पहले मन के दो भाग माने हैं, एक चेतन जिसे कॉन्शियस कहते हैं और दूसरा अचेतन अनकॉन्शियस। लेकिन इनके बीच में वे एक तीसरा भाग भी स्वीकृत मानते हैं जिसे वे पूर्व चेतन या प्री कॉन्शियस कहते हैं, जो चेतन के लिए एक प्रकार का द्वार है। चेतन की अपेक्षा जो अचेतन भाग है वह अधिक प्रबल है। इसको समझाने के लिए कि अचेतन अधिक प्रबल है, वे जल में तैरते हुए एक हिमखंड का उदाहरण देते हैं। जो पानी में तैर रहा है उसका 3/4 भाग जल में है और 1/4 जल से ऊपर है। तो जो 3/4 भाग जो जल में है वह अचेतन है, यानी अधिकांश भाग अचेतन में आता है और जो ऊपर जो 1/4 है वह चेतन भाग है। चेतन जो भाग है वह सामाजिक जीवन में सक्रिय रहता है और अचेतन सामाजिक स्वीकृति के अभाव में मन के अंतस्थल में रहकर अभिव्यक्ति के लिए ये संघर्षरत रहता है। ये अभिव्यक्ति पाने के लिए संघर्ष करता रहता है अचेतन, क्योंकि इसे कुछ सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती, तो ये मन के अंतस्थल में ही ये अचेतन दबा रहता है। इसका मतलब जो अधिकांश भाग है, जो 3/4 भाग जो हमने बताया अचेतन, वो इस प्रकार एक दबा हुआ, एक दमित एक हिस्सा है हमारे मन का। अब इस 3 स्तर वाले मन को आगे फ्रायड और 3 अंगों में बांटते हैं। इसमें 3 अंग बताते हैं। इदम, जिसे ईड कहा गया है, ये कहते हैं कि जो ये इडम है ये रोगों का पुंज है, अनेक बीमारियों का स्थान है। ये अतृप्त वासनाओं का अंधकारमय कोश है। इसमें अतृप्त वासनाएं इकट्ठी होती रहती हैं। इस पर अहम है, जिसे ईगो कहा गया है, वह चेतन मन का प्रतीक है। ये सामाजिक मूल्यों के प्रति बड़ा सचेष्ट रहता है कि सामाजिक मूल्यों की अनुपालना हो, उसके प्रति बड़ा सचेत और सचेष्ट ये रहता है। और जो तीसरा जो इसका भाग है अति अहम, वो संचित सामाजिक मान्यताओं का प्रतीक है। जो सामाजिक मान्यताएं संचित हो जाती हैं मन में, उसका एक भाग है
ना। और इसके साथ साथ इसका काम आलोचना और अधीक्षण करना भी है, यानी एक प्रकार से सुपरविजन करना भी इसका काम हम कह सकते हैं। फ्रायड का मानना है कि अहम इदम का वह भाग है जिसका निर्माण इंद्रिय ज्ञानमय चेतन के माध्यम से बाह्य जगत के संपर्क द्वारा हुआ है। यानी अहम का जो निर्माण है वह इंद्रिय ज्ञानमय चेतन द्वारा, एक प्रकार के चेतन द्वारा ये अहम बनता है। ये चेतन मन का ही है जो सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेष्ट रहता है। तो इस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। और इदम का जो प्रेरक सिद्धांत है वह है आनंदवाद। इदम आनंदवाद से प्रेरित होता है, क्योंकि रोगों का पुंज है, तृप्त वासनाएं हैं। तो तृप्त वासनाओं को तो जब आनंद और जब खुशी और जब उनकी वासना पूर्ति का जब साधन मिलेगा तभी वो खुश होगा एक प्रकार से। तो इसका प्रेरक सिद्धांत आनंदवाद है। जबकि अहम का प्रेरक सिद्धांत तो वस्तुवाद है, क्योंकि अहम है वो बाह्य जगत से संबंधित है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। बाह्य जगत यानी भौतिक जगत, यानी ये वस्तु संसार। तो इस अहम का प्रेरक सिद्धांत वस्तुवाद है, ऐसा फ्रायड का मानना है। इसके पश्चात फ्रायड का मानना यह भी है कि जीवन की जो मूल वृत्ति है वह काम है। काम यानी जो सेक्स की वृत्ति होती है, काम वासना वाली वृत्ति, क्योंकि अचेतन जिन दमित इच्छाओं का पुंज है वे मूलतः काम के चारों ही ओर ही केंद्रित, यानी काम इच्छाएं हैं। काम इच्छाओं का पुंज है ये अचेतन, जो हमारे मन का 3/4 हिस्सा है। और इन काम इच्छाओं को या काम भावनाओं को फ्रायड लिबिडो नाम देते हैं। लिबिडो इन्हें कहते हैं। वे मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक सभी कार्य व्यापारों के मूल में वे इसी काम वृत्ति या लिबिडो की ही प्रेरणा को मानते हैं, कि इसी से प्रेरित होकर आदमी सारे अपने व्यक्तिगत और समष्टिगत सारे काम इस लिबिडो की प्रेरणा से ही करता है, ऐसा फ्रायड का मानना है। अब देखिए फ्रायड काव्य रचना के विषय में क्या कहता है। क्योंकि हमने फ्रायड के सिद्धांत को साहित्य और काव्य के परिप्रेक्ष्य में ही देखना है, तो फ्रायड यहाँ कल्पना को महत्व देता है। कवि कल्पना को दिवा सौपन कहते हैं फ्रायड, दिवा सौपन मानते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार कवि बच्चों के समान अति कल्पना का संसार बनाता है। वो तो देख कल्पना का संसार एक रचता है, उसमें यथार्थता नहीं होती, आभासी संसार, काल्पनिक संसार। इस कल्पनात्मक काव्य संसार की अयथार्थता का साहित्यिक परिविधि पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा वयस्क होने पर शैशव की क्रीड़ाएं छोड़ देता है, जब बच्चा जवान हो जाता है तो अपने बचपन की क्रीड़ाएं वह छोड़ देता है, किंतु दीर्घ अवधि के बाद भी उसकी स्मृति में शैशव की क्रीड़ाएं और उनसे प्राप्त होने वाला आनंद बना रहता है। उसे याद रहता है कि बचपन में किस प्रकार खेला करते थे और किस प्रकार आनंद मिलता था। ये बहुत लंबे समय तक उसकी स्मृति में, उसके कहीं मस्तिष्क में ये बात बैठी रहती है, वो यादें उसके मन मस्तिष्क में संचित रहती हैं। वह वयस्क जीवन तो ग्रहण कर लेता है, किंतु शैशवकालीन आनंद की स्मृति में से विरत नहीं हो पाता, उस स्मृति को, उस याद को छोड़ नहीं पाता। युवा होने पर भी वास्तव में हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करते, अपितु एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय कर लेते हैं। विनिमय यानी आदान प्रदान। इसका मतलब युवावस्था उसने ले ली और उसने अपने शैशव को छोड़ दिया, यानी शैशव के बदले युवावस्था उसने ले ली। उसी प्रकार बच्चा वयस्क होने पर शैशव की क्रीड़ाओं का त्याग कर देता है और उनके स्थान पर कल्पना चित्रों की सृष्टि आरंभ कर देता है। बच्चा था तब तो वो इतनी कल्पना नहीं करता था, अपनी बालपन की क्रीड़ाओं में वो व्यस्त रहता था, लेकिन वयस्क होने के बाद, युवा होने के बाद वो क्रीड़ाएँ तो उससे छूट गई, बचपन के सारे खेल उससे छूट गए। अब उनके स्थान पर क्या आ गई? कल्पना। कल्पना के चित्रों का वह निर्माण करता है और उससे भी उसे वही आनंद मिलता है जो कभी बचपन के खेलों से और क्रीड़ाओं से उसे मिला करता था। तो इन कल्पना चित्रों को ही दिवा सौपन कहा गया है और ये दिवा सौपन बड़े महत्वपूर्ण काव्य रचना में फ्रायड मानते हैं। इसके पश्चात यही कहते हैं कि यही वयस्कों के दिवा सौपन, यानी जो कल्पना के चित्र हैं, दिवा सौपन कह सकते हैं दिन में देखे जाने वाले सपने, जो दिन में जो सपने देखते हैं खुली आंखों से, कल्पना में खोए हुए, ये जो दिवा सौपन यानी कल्पना चित्र और शिशुओं की क्रीड़ा में अंतर स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है। इनमें अंतर क्या है ना, यानी शिशुओं की क्रीड़ा तो उससे अब छूट गई है, वो दिवा सौपन देखता है, कल्पना के चित्र बनाता है,
तो बच्चे अपनी क्रीड़ाएं बड़ों से नहीं छिपाते। देखिए, बच्चे में कोई झिझक नहीं होती, शर्म नहीं होती, सब के आगे वो खेलते रहते हैं कैसे भी प्रकार के खेल। किंतु वयस्क अपने इन कल्पना चित्रों को अन्य आदमियों से छिपा देते हैं। वो छिपा कर रखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं। फ्रायड के अनुसार दिवा स्वप्न बाल क्रीड़ा की ही एक श्रृंखला है, उसी की एक कड़ी है। बच्चों की क्रीड़ाएं बड़ों के कार्यों की अनुकृति होती हैं, यानी बच्चे बड़ों की नकल करते हैं जिन्हें वे छुपाने की आवश्यकता नहीं समझते। उन्हें पता है कि तो इनकी नकल ही कर रहे हैं, छिपाना क्या है। किंतु वयस्क अपने दिवा स्वप्न या कल्पना चित्रों को दूसरों पर प्रकट करना उचित नहीं समझता, उन्हें वह छिपाता है और इन इच्छाओं से उद्भूत कल्पना चित्रों को वह छिपाने का प्रयत्न करता है। फ्रायड ने दिवा स्वप्न दृष्टा और कल्पना चित्र सृष्टा व्यक्तियों को स्नायविक विकारग्रस्त व्यक्तियों का समूह कहा है। जो उन्होंने कहा कि जो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे सपने देखते या ऐसे कल्पना के चित्र बनाते हैं, वो व्यक्ति ये स्नायवीय विकारों से ग्रस्त है, नर्वस सिस्टम उनका है वो विकारग्रस्त है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने 2 प्रकार के साहित्यकार माने। पहले तो वे हैं जो प्राचीन रचनाकारों एवं त्रासदी प्रणेताओं के पूर्व प्रस्तुत लोकमान्य सामग्री ग्रहण करके साहित्य का निर्माण करते हैं, यानी प्राचीन रचनाकारों से भी पहले की सामग्री से जो साहित्य का निर्माण करते हैं। और दूसरे वे हैं जो अपने साहित्य की स्वयं रचना करते हैं, यानी वो प्राचीन सामग्री की अपेक्षा अपने साहित्य की वो स्वयं रचना करते हैं। ये ही दिवा स्वप्न सृष्टा अथवा स्नायविक विकारग्रस्त समुदाय के व्यक्ति हैं। दूसरे प्रकार के साहित्यकार जो अपना ही साहित्य रचते हैं, जो पूर्व प्रस्तुत जो साहित्य है या जो लोकमान्य सामग्री है, जो लोक से जो सामग्री है, जो साहित्य है, उसकी सहायता न लेकर ये अपना ही साहित्य रचते हैं। तो यही लोग होते हैं जो स्वप्न दृष्टा है या कल्पना चित्र सृष्टा हैं, और यही स्नायविक विकारों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे साहित्यकार प्रेम आख्यान यानी प्रेम कहानियाँ लिखते हैं, कहानी उपन्यास इनकी रचना करते हैं, है ना। और जो मूलतः कल्पना पर आधारित होती हैं सारी ये इनकी कहानियाँ उपन्यास या जो भी ये लिखते हैं, वो उनकी अतिरिक्त इच्छाएं या काम वासनाएं ही उनकी रचनाओं के मूल में रहती है। मूल में क्या होती है, कोई पुरानी कोई कथा या वास्तविक कोई यथार्थ कोई ऐतिहासिक कथा नहीं है इनके मूल में। इनके मूल में उनकी जो कामनाएं, जो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकी, जो अतिरिक्त कामनाएं हैं जो उनके अचेतन में कहीं छुपी हुई हैं, वही इनकी रचनाओं के मूल में होती हैं। उन्हीं रचनाओं यानी इन रचनाओं में वही इनकी इच्छाएं और वो जो दमित जो काम वासनाएं हैं वही उभर कर आती हैं, यानी उन्हीं का एक प्रकार से प्रगटीकरण है ये साहित्य के माध्यम से। इसके पश्चात तो देखिए कला का जो चिंतन किया उन्होंने, ये बताया कि कला क्या है या साहित्य क्या है, किस प्रकार दिवा स्वप्न द्वारा साहित्य का निर्माण होता है। तो इसके का मूल स्रोत उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो वे कहते हैं कि कला चिंतन का मूल स्रोत व्यक्ति की दमित एवं कुंठित असामाजिक प्रवृत्तियाँ हैं। असामाजिक प्रवृत्तियाँ जिसे समाज मान्य नहीं, जो समाज में मान्य नहीं हैं, जो अनैतिक हैं, ऐसी प्रवृत्तियाँ जो कुंठित होकर जो दब गई हैं उसके अचेतन में, वही इस कला का मूल स्रोत हैं। काम अर्थ धर्म साहित्य एवं संस्कृति के मूल में इन्हीं की प्रेरणा होती है। कला मौलिक वस्तु नहीं है, कहना कोई मौलिक कोई नई चीज़ नहीं है कला। कुंठा का उदात्तीकृत रूप अर्थात वर्जना का रूप परिवर्तन मात्र है, यानी कुंठा जो मन में दबी हुई इच्छाएं दमित भावनाएं हैं, वही जब उदात्त रूप में एक आदर्श एक अच्छे रूप में जो प्रकट होती हैं तो वही कला बन जाती है। यानी उन वर्जनाओं का दबी हुई इच्छाओं का ही एक प्रकार से परिवर्तन है कला या काव्य। भौतिक एवं शारीरिक वर्जनाओं से ही कला उत्कृष्ट बनती है, यानी सांसारिक वर्जनाएं जो शारीरिक वर्जनाएं हैं, शरीर की जो काम वासनाएं हैं, उन्हीं से कला उत्कृष्ट बनती हैं, ऐसा भी फ्रायड का मानना है। तो इसलिए साहित्य सर्जना मल त्याग करने की प्रवृत्ति की तुष्टि मात्र है। जैसे कोई मल त्याग कर देता है, किसी को मतलब मल त्याग करने का काफ़ी दबाव लगा हुआ है, फिर उस मल त्याग करता है तो उसे एक तुष्टि मिलती है। तो बस साहित्य सृजना भी ऐसा ही है कि उसके मन में जो अड़ंगा भरा हुआ था, जो कुंठित जो वासनाएं थी, दमित इच्छाएं थी, काम वासनाएं थी,
जो उसके अचेतन के अंधकारमय जो कोष में पड़ी हुई थी, उसको उसने साहित्य के माध्यम से, दीवा स्वप्न और कल्पना चित्रों के माध्यम से बाहर निकाल दिया, तो उसे एक तुष्टि मिल गई। तो ये कला चिंतन का मूल स्रोत फ्रायड का है। इसके पश्चात क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का भी वे उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि समस्त सृजनात्मक क्रियाएं हैं, ये क्षतिपूर्ति की क्रियाएं हैं। क्षतिपूर्ति क्रियाओं के रूप में ही फ्रायड ने इनका विवेचन किया है, और वे कुंठा के उदात्तीकृत रूप को कला का नियामक तत्व स्वीकार करते हैं। यानी कुंठा का उदात्तीकृत रूप, यानी कुंठा एक ऐसे रूप में, आदर्श रूप में बाहर निकल आए जिसे लोक स्वीकृति मिल जाए, जिस रचना को ना, यानी ऐसी रचना के रूप में, ऐसी कला के रूप में। तो कुंठा का जो उदात्तीकृत रूप है वही कला का नियामक तत्व है, वही कला के नियम निर्धारित करता है। इस दृष्टि से साहित्य और कला प्रकृत मूल्य संपन्न नहीं, यानी उनमें कोई प्रकृति या कोई ऐसे प्राचीन मूल्य उनमें नहीं है। वे केवल भ्रम हैं, केवल थोड़ी क्षतिपूरक क्रियाएं हैं। क्योंकि कल्पना प्रवण लेखकों की कृति में उसी की वर्णनाएं काम प्रतीकों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। क्या करती हैं? ऐसी जो कल्पना चित्रों के माध्यम से ऐसा जो साहित्य रचा जाता है, उसमें लेखक की जो वर्णनाएं होती हैं, वही उसकी वर्णनाएं या वही इच्छाएं वो काम प्रतीकों के माध्यम से अपने आप को वो प्रकट करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं, यानी वो इच्छाएं ही उसकी प्रकट होती हैं। कला सृजन वस्तु तक काम प्रतीकों का पुनर्निर्माण ही है। कला सृजन का मतलब काव्य लिख दिया, या कोई भी कला का रूप, कोई भी कला की विधा, वो काम प्रतीकों का ही पुनर्निर्माण है। यानी उसके माध्यम से अपने काम प्रतीकों का ही कलाकार निर्माण करता है। लेखक जीवन की यथार्थता और विभीषिका को वहन नहीं कर पाता, और वही संघर्षशील संसार से वह भागना चाहता है, वह पलायन करता है, और कल्पना का बहुरंगी वातावरण अपने चारों ओर निर्मित कर लेता है। कल्पना जीवी बन जाता है, कल्पना का एक वातावरण निर्मित कर लेता है, और उस वातावरण में उसे कुछ समय के लिए उसे आनंद भी प्राप्त होता है, संतोष भी प्राप्त होता है, क्षणिक संतोष होता है वह। तो इस प्रकार कला विशुद्धता एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, शरीर की दमित इच्छाओं के ही अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया है ये कला। इसमें नैतिकता खोजना या आध्यात्मिकता खोजना ये सब व्यर्थ है। फ्रायड का ऐसा मानना है कि कला में कोई नैतिकता या आध्यात्मिकता नहीं होती, ये दमित काम वासनाओं का ही उदात्त रूप में प्रकटीकरण है। इसके पश्चात देखिए, कला सांस्कृतिक मूल्यों के संवाहिका जरूर मानते हैं वे, से काव्य मूलक भी हम कह सकते हैं। उनका मत है कि कला का जो उदात्तीकृत रूप है सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों की एक प्रगतिशील उपलब्धि है। यानी जो उदात्त कला है वही दमित जो इच्छाएं, भावनाएं जो एक कला के रूप में, उदात्त रूप में कला के द्वारा प्रकट होती हैं, वे हमारी सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों की एक प्रगतिशील उपलब्धि है। ये बड़ी उपलब्धि है हमारी संस्कृति की, इतनी इसे वो व्यर्थ भी नहीं मानता। नैतिकता, आध्यात्मिकता खोजना इसमें बेशक व्यर्थ मानता है, लेकिन ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती हैं। जब कुंठा के उदात्तीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तब उसकी बर्बरता और एकांतिकता जाती रहती है। यानी उदात्त बन गई वो कुंठा, उदात्त बनकर कविता या कला के रूप में वो प्रकट हो गई, पूरी उदात्तते संपन्न हो गई वह। तो उसकी जो बर्बरता थी, जो काम वासनाओं में, कुंठित इच्छाओं में जो एक बर्बरता होती है, या जो उसका अकेलापन होता है, वह चला जाता है। उसमें एक सामूहिक मूल्य का समावेश हो जाता है, क्योंकि दूसरों तक भी पहुंच जाती है, तो एक समष्टिगत मूल्य उसमें आ जाता है। इस प्रकार कला से प्राप्त आनंद की उपलब्धि हल्के उन्माद के रूप में होती है। कला से जो आनंद प्राप्त होता है, चाहे पाठक को, श्रोता को, वो एक उन्माद में उसे डाल देता है। जीवन की कठोरताओं से बचने के लिए उसमें वह एक अस्थायी आश्रय ढूंढता है, यानी अस्थायी आश्रय मिल जाता है ना। जीवन की इसी प्रकार हम काफ़ी टेंशन में है, दुखी है, तनावग्रस्त है, तो कोई अच्छी मनोरंजक कहानी पढ़ ले, मनोरंजक कोई फिल्म देख ले, तो कुछ समय के लिए हमारी वो जीवन की कठोरताएं, वो कुंठाएं, वो जो तनाव है वो दूर हो जाता है, यानी अस्थायी आश्रय हमें मिल जाता है। इसी से फ्रायड कला के संप्रेषण को महत्वपूर्ण समझते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कला का संप्रेषण होना चाहिए। काव्य कला साहित्य वो लेखक से और पाठक तक पहुंचनी चाहिए ना, और इसीलिए उसका साधारणीकरण भी होना चाहिए, यानी लेखक और पाठक का
तादात्म्य हो जाना चाहिए उनके दृष्टिकोण का। इसके बाद हम उनकी समीक्षात्मक दृष्टि की भी चर्चा करते हैं। काव्य की, साहित्य की, कला की समीक्षा वे किन मान्यताओं के आधार पर करते हैं। तो उनकी समीक्षा दृष्टि इस मान्यता पर आधारित है कि कल्पना चित्र अपनी अंतर्निहित इच्छा तथा तीनों कालों से संबद्ध हैं। जो कल्पना चित्र बनाते हैं वे न केवल वर्तमान से ही बल्कि भूत भविष्य से भी संबद्ध होते हैं और अंतर्निहित इच्छा, उनमें दबी हुई इच्छा होती है उन कल्पना चित्रों में, जो साहित्य के मूल में हमने अभी इनका अध्ययन किया था। इस दृष्टि से लेखक की कृतियों का परीक्षण तथा जीवन और कृतियों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना चाहिए। एक यथार्थ अनुभव जो लेखक के मानस पर प्रभाव अंकित करता है, किसी पूर्व अनुभव स्मृति अथवा साधारण बाल्यकाल की अनुभव स्मृति को उद्वेलित करता है। यानी कोई भी वास्तविक अनुभव लेखक को जो के मन पर कोई ऐसा अनुभव जो उसे वास्तव में हुआ है, उसके मन पर एक प्रभाव डालता है, तो वह जो प्रभाव है उसका, वह किसी पहले के अनुभव, पहले के प्रभाव या किसी बाल्यकाल की स्मृति को वो एकदम उभार के ले आता है। कोई एक जवानी में कोई ऐसी बात कोई हुई, कोई ऐसा अनुभव हुआ किसी को, तो उस अनुभव से उसको एकदम अपने बचपन की कोई कहानी, कोई स्मृति उसके मानस पटल पर उभर आती है, उद्वेलित हो जाती है। तो इससे उसकी एक इच्छा जागृत होती है, इच्छा का स्फुरण होता है, जिसकी पूर्ति उस कलाकृति के माध्यम से होती है। उसकी पूर्ति के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए, इच्छा को एक प्रकार से पूरी करने के लिए, शांत करने के लिए ही कलाकृति का वो सहारा लेता है। इस प्रकार उस कृति में वर्तमान की घटनाएं, अतीत की स्मृति के तत्व पृथक पृथक स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यानी वर्तमान की घटना भी है, जिस घटना ने उसे बचपन में पहुंचा दिया, जिस घटना के कारण उसे पीछे की अपने बालपन की स्मृति हो गई, वह भी, और वर्तमान की भी, यानी दोनों उसमें होती हैं। इस प्रकार किसी भी सृजनात्मक साहित्य के अध्ययन का प्रकार व्यर्थ नहीं हो सकता। यानी इस प्रकार उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी अतीत के परिप्रेक्ष्य में भी और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी। यही उसकी समीक्षा का आधार भी फ्रायड मानते हैं। इसके बाद दिव्या स्वप्न की अभिव्यक्ति, जो हमने बताया था कि दिव्या स्वप्न है वो किस प्रकार अपनी काम इच्छाओं के बाद दिव्या स्वप्न या कल्पना चित्रों का वो एक प्रकार से निर्माण करता है कोई एक वयस्क या युवा एक साहित्यकार। फ्रायड कवि कल्पना को दिव्या स्वप्न और दिव्या स्वप्न की अभिव्यक्ति को ही काव्य मानते। कवि कल्पना क्या है? कल्पना में चित्र बनाता है, यानी वही दिव्या स्वप्न, दिन में सपने देखता है, कल्पना में खोकर उनकी जब अभिव्यक्ति कर देता है, उन्हें बता देता है दूसरे को किसी भी माध्यम से, किसी भी कला के माध्यम से या काव्य के माध्यम से, तो वही काव्य है, वही साहित्य है। अभिव्यक्ति के कलात्मक स्वरूप को ही काव्य, कला या साहित्य आदि हम कहते हैं। फ्रायड का यह भी मानना है कि दिव्या स्वप्नों के अध्ययन से उन समस्याओं की ओर पहुंचा जा सकता है जो कल्पना प्रधान रचनाओं से उत्पन्न प्रभाव से संबंध है। यानी कल्पना प्रधान जो रचनाएं हैं उनसे क्या प्रभाव उत्पन्न होता है ना, तो उस तक पहुंचने के लिए उन दिव्या स्वप्नों का अध्ययन करना आवश्यक है। साहित्यकार के दिव्या स्वप्न, उसकी कल्पना चित्रों का अध्ययन करके हम उन कल्पना प्रधान रचनाओं से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उस तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद इसी पर की और व्याख्या करते हुए या हम उसका थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि फ्रायड ने साहित्य रचना का संबंध दिव्या स्वप्नों से जोड़ते हुए साहित्य की मनोवैज्ञानिक क्रिया का विवेचन किया कि किस प्रकार साहित्य रचा जाता है या किस प्रकार वह उत्पन्न होता है। कवि का कौशल इसी बात में है कि उसका वैयक्तिक दिव्या स्वप्न पाठक को भी आनंद अनुभूति प्रदान कर दे। कवि ने जो भी कल्पना चित्र बनाया है, जो भी दिन में उसने सपना देखा है, दिव्या स्वप्न देखा है, अपने अतीत में खोकर कुछ और निकाल के लाया है, वो ऐसा हो, अभिव्यक्त होकर, ऐसी कविता, कहानी, नाटक कुछ भी हो कि वो पढ़ने वाले को भी आनंद प्रदान करे। इस आनंद की सृष्टि करना कलाकार का अपना रहस्य है, अपना उसकी कला है, उसका काम है। वह अपने दिव्या स्वप्नों में महत्वपूर्ण दिव्या स्वप्नों का रूपांतरों एवं परिवर्तनों द्वारा परिहार एवं परिष्कार करता है। जो महत्वपूर्ण होते हैं उसके जो दिव्या स्वप्न, उन्हीं को वह सुधारता है, उन्हीं को वह प्रकट करता है। इस प्रकार वह अपनी अभिव्यक्ति को ऐसा आकर्षक और मनोहारी रूप दे देता है कि वह हमें सौंदर्य बोध संबंधी आनंद प्रदान करता है। यानी हमें वो सुंदर लगती है वो रचना, वो कला या वो काव्य, और हमें उससे आनंद मिलता है।
इसके पश्चात देखिए इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ शक्तियाँ भी हैं। शक्ति यानी कुछ इसकी उपलब्धि कह सकते हैं, कुछ इसकी ऐसी बातें जो मानी जा सकती है या जो इसके जो प्लस पॉइंट है वो भी हैं, और कुछ इसमें कुछ नकारात्मकता भी है, कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इसका अध्ययन किया था। उन्होंने एक निबंध लिखा था, फ्रायड और हिंदी साहित्य। उस निबंध में उन्होंने इस फ्रायड के इस दर्शन की, उनकी समीक्षा और उनके विचारों की शक्ति और सीमा की ओर उन्होंने संकेत किया था। वे कहते हैं कि फ्रायड की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उन्होंने अचेतन का अन्वेषण कर मानव मनोविश्लेषण के लिए असीमित क्षेत्र का उद्घाटन कर दिया। यानी अचेतन का जो वर्णन किया उन्होंने, अचेतन की खोज की, तो उस अचेतन के आधार पर फिर एक असीमित क्षेत्र निकल आया मानव मन के विश्लेषण करने के लिए। मानव मन का व्यापक विश्लेषण हो सकता है उस अचेतन के आधार पर। रहस्य के घने आवरण में पड़ी व्यक्ति और समाज की अनेक समस्याएं बुद्धि और विवेक के प्रकाश में आई। यानी अनेक समस्याएं फिर निकल के आई जो मनोविश्लेषण से संबंधित थी, जिससे जीवन के पुनर्मूल्यन के लिए नवीन साधन उपलब्ध हुए, जिससे जीवन को पुनः एक प्रकार से देखा जाने लगा या जीवन के मूल्य पुनः निर्धारित हो सकें। इस प्रकार उसे कई साधन मिले इस फ्रायड के दृष्टिकोण से अचेतन मन का अन्वेषण करने के बाद। दूसरा, वे कहते हैं कि काम को मूलभूत वृत्ति मानते हुए उन्होंने मनुष्य के रागात्मक संबंधों का सटीक व्याख्यान प्रस्तुत किया। रागात्मक संबंध यानी प्रेम या लगाव के जो संबंध होते हैं उनका भी उनकी सटीक बात उन्होंने कही है। इससे जीवन में बौद्धिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में सहायता मिली। इसके पश्चात इसकी कुछ सीमाएं भी हैं इस मनोविश्लेषणवाद की या फ्रायड के इस चिंतन की। फ्रायड के निष्कर्ष अस्वस्थ व्यक्तियों की मन स्थिति पर आधारित, तो वो ऐसे व्यक्तियों की बात करता है जिसके मन में कुंठा और वासनाएं, दमित इच्छाएं हैं। ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं, यानी वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं। अतः विकृतियों के आधार पर प्रतिपादित जीवन दर्शन स्वस्थ मानव का जीवन दर्शन कैसे हो सकता है? तो इसी प्रकार यानी वही कहता है ना, स्नायविक विकारों से ग्रस्त व्यक्ति, तो उनका जो जीवन दर्शन है, उनका जो साहित्य है, वो एक स्वस्थ मानव का किस प्रकार मार्गदर्शन करेगा, ये सोचने की बात है। दूसरा कहता है कि काम जीवन की मूल प्रवृत्ति अवश्य है, परंतु वह अंग ही है, सर्वांग नहीं। फ्रायड ने काम वासना को ही सब कुछ मान लिया था, व्यक्तित्व को पूरा काम वासनाओं का एक पुंज मानना था उन्होंने। तो लेकिन ये कहते हैं नागेंद्र कि ये मूल प्रवृत्ति तो अवश्य है काम हमारे जीवन की, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। सभी अंग जीवन के वह नहीं है, एक अंग जरूर है। फ्रायड ने उसे सर्वस्व मानकर अपने दर्शन को एकांकी बना दिया, यानी एक पक्ष पर ही केंद्रित कर दिया, काम वासना पर ही, और जीवन के इतने और पक्षों ने छोड़ दिया। तो ये दर्शन है, ये जो उनका वाद है, ये एकांकी हो गया। फ्रायड का दर्शन अभावात्मक है, भावनाओं से परे है, उसमें समाधान नहीं है किसी बात का। वह व्यष्टि तक सीमित है, यानी व्यक्ति तक सीमित है। समष्टि के लिए उसके पास कोई संदेश नहीं, समाज को कोई संदेश नहीं देता। बस व्यक्ति की कुंठाओं की अभिव्यक्ति कला के रूप में हो जाती है, पाठक उसके साथ जुड़कर आनंद प्राप्त कर लेता है, इतनी सी बात करता है। समष्टि के पास उसके लिए कोई संदेश नहीं है। किंतु ये आरोप हम देखते हैं कि अनुचित भी है। प्रारंभ में उनके प्रयोग और निष्कर्ष अभावात्मक थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दृष्टि भावात्मक होती गई। क्योंकि फ्रायड की दृष्टि भावात्मक होती गई, भावनाओं से भी जुड़े तथा भावों के उन्नयन और अहम के सामाजिकरण में अपना समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मनोविश्लेषणवाद के दो और भी ऐसे आचार्य हैं, चिंतक हैं, जिन्होंने मनोविश्लेषण में अपनी धारणाएं, महत्वपूर्ण धारणाएं प्रस्तुत की है, या इसी फ्रायड वाद को या मनोविश्लेषणवाद को परिभाषित किया है और अपनी नए विचार दिए हैं। उनका भी हम मनोविश्लेषणवाद में अध्ययन करते हैं। उसमें पहले हैं कार्ल जुंग के मनोविश्लेषणवाद पर बात करते हैं। हम कहते हैं कि इन्होंने काम शब्द को मानव जीवन की मूल प्रवृत्ति माना है, जैसे फ्रायड ने माना था। जीवन के सभी क्रियाकलापों को प्रेरणादायक शक्ति वही काम ही है। इस संबंध में वे कहते हैं कि आरंभ में काम का वेग आरंभगत होता है, बाद में रतिगत। रति यानी प्रेम, बाद में प्रेम में समा जाता हो, शुरू होने के बाद फिर यौन अवस्था आते ही व्यक्ति अपने जीवन में खालीपन का अनुभव करने लगता है। उसे किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की आवश्यकता अनुभव होती है,
खाली अनुभव करता है, वह बिना रागात्मक संबंधों के, लेकिन काम अपने उद्देश्य की ओर निरंतर गतिमान रहता है। तो जुंग ने इसकी दो दशाएं मानी है, एक अंतर्मुखी प्रवाह और एक बहिर्मुखी प्रवाह। इस काम की काम का जो प्रवाह होता है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कैसे है, इस व्यक्ति के कारण व्यक्ति भावुक, पलायनवादी और लचीला बन जाता है। यदि ये काम वासना अंदर की तरफ ही प्रवाहित होती हैं, अंतर्मुखी होती हैं, तो व्यक्ति अंतर्मुखी बन जाता है, अपने आप में गुमसुम रहने वाला, भावुक और सांसारिक समस्याओं से सबसे भागने वाला ऐसा बन जाता हो। और जो बहिर्मुखी यह प्रभाव होता है, तो इस चेतना के कारण व्यक्ति में साहस और कर्म चेतना उत्पन्न होती है, उसका संचरण होता है और वह कर्मरत होकर निरंतर आगे बढ़ना चाहता है। तो इस प्रकार इन काम वासनाओं का, इस काम का जो प्रवाह हो, बहिर्मुखी होना अधिक लाभदायक है। अब इस मान्यताओं का विवेचन भी हम कर लेते हैं। फ्रायड के अपेक्षा युंग ने साहित्य और कला के बारे में यानी एक गंभीर चिंतन उसने प्रस्तुत किया। युंग का मानना है कि कला का मूल उच्च सामाजिक संस्कारगत मूल प्रवृत्तियां हैं, यानी सामूहिक संस्कार से जो मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को मिलती हैं, सामाजिक संस्कारों के कारण उन्हीं से कला का जन्म होता है। इस संबंध में अवचेतन मन की व्यक्तिक प्रवृत्तियां अहम भूमिका निभाती हैं, यानी जिनका उल्लेख फ्रायड ने किया था, या दूसरा जो बीच वाला जो अवचेतन, उसे हम कह सकते हैं पूर्व चेतन जिससे कहा था, उसके मन की भी कुछ वैयक्तिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, वे भी इस कला के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। पुनः जुंग ने मनोवैज्ञानिक और अभ्यासगत कला सृजन के दो प्रकार माने, एक तो मनोवैज्ञानिक, एक अभ्यासगत। मनोवैज्ञानिक कला मनुष्य के चेतन मन में सामग्री जुटाती है और उसके सामान्य अनुभव के द्वारा काव्यगत अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती है। मनोवैज्ञानिक जुंग का यह भी विचार है कि कला के मूल उत्स मानव के अंतर चेतन में युगों से विद्यमान उत्स यानी बीज, उसका जो मूल है वो मानव के अंतर चेतन में बहुत युगों से विद्यमान रहा है। कला का जो बीज है, कला का उत्स है, मनुष्य की अंतर्वृत्तियों और बहिर्वृत्तियों के सामंजस्य से ही ये काव्य का रूप धारण करती हैं। यानी दोनों प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, अंतर्वृत्तियाँ यानी उसकी वो व्यक्तिक प्रवृत्तियाँ, और जो बाह्य जो वृत्तियाँ यानी सामाजिक संस्कार आदि जो मिलते हैं उसे, वे ये दोनों ही काव्य का रूप धारण करते हैं। कवि पहले संचित संस्कारों द्वारा आदर्शों की स्थापना करता है, अपने लिए वो आदर्श बनाता है अपने संस्कारों के आधार पर। जैसे जिस समाज से उसने संस्कार प्राप्त किए हैं उससे अपने आदर्शों की स्थापना करता है। ये आदर्श देश काल से परे होते हैं, बाद में अवचेतन में स्थित स्मृतियों, प्रतीकों और प्रतिभाओं को उजागर करते हैं, जो उसके अवचेतन में जो हैं पुरानी यादें हैं, प्रतीक हैं, और उनको वो उभार कर लाते हैं। जुंग ने यह भी स्वीकार किया कि कवि रसानुभूति प्राप्त करता है, रस का अनुभव करता है, रसास्वादन करता है। इस अनुभूति में विद्यमान अनुमान, प्रतीक, कल्पनाएं निश्चित शिल्प का रूप धारण करके काव्य के रूप में प्रस्फुटित होती हैं। यानी इस अनुभूति में जो रसानुभूति वह प्राप्त करता है, इस प्रकार इन स्मृतियों, प्रतीकों, प्रतिभाओं को उजागर करने में, तो जो उसे रसानुभूति होती है, उसी अनुभूति में वो उसको फिर प्रतीक, कल्पना, निश्चित शिल्प का सहारा लेकर उसे वह काव्य के रूप में दर्शा देता है, वो काव्य के रूप में प्रस्फुटित हो जाती हैं। तो ये जुंग का ये मनोविश्लेषण विषय की चिंतन था। इसके बाद हम दूसरे जो मनोविश्लेषणवादी जो चिंतक हैं एल्फ्रेड एडलर, उनका भी थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। एडलर का भी प्रमुख स्थान है। 9 साल तक फ्रायड स्कूल के चेयरमैन रहे थे। स्कूल का मतलब कोई बिल्डिंग में स्कूल नहीं खोला हुआ था, वाद को स्कूल कहते हैं, यानी विचारधारा। फ्रायड की विचारधारा की व्याख्या करने वाले रहे थे ये 9 साल तक। लेकिन सन 1911 में इन्होंने अलग स्कूल की स्थापना की, अलग स्कूल यानी अपना अलग वाद, अपनी अलग विचारधारा इन्होंने प्रस्तावित की। इनके चरित्र में व्यक्ति निर्माण, श्रेष्ठ तत्व की भावना तथा हीन भावना का विशेष महत्व है। देखिए, व्यक्तित्व निर्माण में 3 बातें आती हैं। तो पहला हम देखते हैं व्यक्तित्व निर्माण। फ्रायड के समान एडलर मानव विकास में देवी शक्तियों को नकारते हैं, यानी देवी शक्तियों का कोई हाथ नहीं, मानव जैसा बनता है, अपनी वासनाओं और अपनी उनके कारण ही बनता है। उनके स्थान पर वे सामाजिक शक्तियों को महत्व देते हैं। यही नहीं, एडलर ने फ्रायड के काम सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया। पहले तो 9 साल तक उसके गीत गाता रहा, लेकिन बाद में इसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि इसको उसने अस्वीकार कर दिया। इस संबंध में दुआन ने लिखते हैं कि एडलर
Like Freud recognized the importance of the early formative years of childhood, यानी बचपन के जो प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं उनका महत्व उसने माना था. बट एडलर्स फोकस वाज सोशल एंड नॉट बायोलॉजिकल फोर्सेस. एडलर का जो जो दबाव था, एडलर का जो मानना था, उसका जो प्रेशर था वो क्या था, सोशल इश्यूज पर था, सोशल सामाजिक संदर्भ में उसका फोकस अधिक था, जबकि फ्राइड का फोकस था शारीरिक बायोलॉजिकल फोर्सेस पर था, यानी जो मन की जो वासनाएं और जो प्रवृत्तियां हैं ना, शारीरिक जो काम कुंठाएँ हैं उन पर उसका फोकस था. तो ये इनमें अंतर है. इसका मतलब है कि एडलर ने फ्राइड का समर्थन करते हुए व्यक्तित्व निर्माण में बाल्यकाल के महत्व को तो स्वीकार कर लिया कि बाल्यकाल है वो व्यक्तित्व के निर्माण की एक पहली सीढ़ी है, लेकिन एडलर का सर्वाधिक ध्यान सामाजिक शक्तियों की ओर रहा. उन्होंने वो जैविक शक्तियों और दैविक शक्तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया. जहाँ फ्राइड ने काम को जीवन का मूल आधार, मूल केंद्र माना था, वहाँ एडलर ने अहम को महत्व दिया है. फ्राइड का कथन है कि मानसिक रोगों का कारण काम होता है, जबकि एडलर ने कहा कि इसका कारण अहम की मांग को माना है. अहम की मांग है, अहम की संतुष्टि होनी चाहिए. एडलर के कहने का मतलब है कि अहम की तुष्टि होने पर बहुत से मानसिक रोगों से छुटकारा हो जाता है. जब आदमी का अहम शांत हो जाता है, उसकी ईगो जब शांत हो जाती है या उसकी वो शांत हो जाती है, अहम की भावना, तो उसे अनेक रोगों से छुटकारा मिल जाता है. तो ये तो था व्यक्तित्व निर्माण. इसके बाद दूसरी वो बात करते हैं श्रेष्ठ तत्व की भावना. पहले बताया कि फ्राइड जीवन की सभी गतिविधियों का मूल काम भावना को स्वीकारते हैं, काम को, लेकिन एडलर का कहना है कि श्रेष्ठ तत्व प्राप्ति का लक्ष्य ही मानव की क्रिया का मूल है. श्रेष्ठ तत्व वह पाना चाहता है, यही इसीलिए वह अपने सारे काम करता है, श्रेष्ठ पाने के लिए. इस संबंध में दुआने ने कहा कि मनुष्य जिस उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील है वह उत्कृष्टता अथवा श्रेष्ठ तत्व ही है. उत्कृष्ट चीज़ पाने के लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, जबकि फ्राइड ने कहा था कि अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए ये प्रयत्नशील है, उसी से उसका सारा कार्य व्यापार जुड़ा हुआ है. तो यहाँ उसमें ये दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर है. इसी में पूर्व विकास, गुण संपन्नता और आत्मा अनुभूति की भावना विद्यमान है. इस उत्कृष्टता को पाने में ही एडलर का कहना है कि शिशु पहले शारीरिक विकास करता है, फिर मानसिक विकास करता है. ये श्रेष्ठ तत्व पाने का ही प्रयास है, यानी शारीरिक विकास पहले है ना, जो इतना श्रेष्ठ नहीं है. श्रेष्ठ है मानसिक विकास, वो बाद में मिलता है. मानव का सामाजिक और राजनीतिक विकास पाने का भी यही आधार है. एडलर का कथन है कि नीचे से ऊपर जाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती. ये हमारे जीवन का आधारभूत तथ्य है. सभी मनुष्य नीचे से ऊपर उठना चाहते हैं. द अर्ज फ्रॉम बिलो टू अबो नेवर सीजेज, यानी जो इच्छा होती है ये कभी सीज नहीं होती, इस पर बैन नहीं लगता, ख़त्म नहीं होती. दिस इज़ द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन का ये मूलभूत तथ्य है, फंडामेंटल ये फैक्ट है कि मनुष्य ऊपर जाना चाहता है, उसकी ये इच्छा समाप्त नहीं होती. तीसरी वो कहते हैं हीन भावना की समस्या. एडलर का ये भी कहना है कि हीन भावना व्यक्ति के विकास का मुख्य आधार है. व्यक्ति के पास जो नहीं होता वह उसे पाने का प्रयत्न करता है और आगे बढ़ता है, विकास करता है. अक्षमता के कारण व्यक्ति का अहम आहत होता है. कोई काम वो नहीं कर पाता तो उसका अहम, उसके अहम पर चोट पहुंचती है. कोई मान लो बच्चा फेल ही हो गया और बच्चे पास हो गए तो उसका अहम बड़ा आहत होता है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न करता है, यानी दोबारा वह पास होने की कोशिश करता है, दोबारा पढ़ाई करता है या प्रयत्न करता है. एडलर ने स्वीकार किया कि मानव मन की समस्त क्रियाओं का आधार हीनता की भावना है. यही हीनता की भावना. इस संबंध में फिलिप हैरी ने भी ये ऐसा ही लिखा है, यानी एटीट्यूड ऑफ इनफेरियरिटी, जो हीनता का जो एक दृष्टिकोण है, एक जो भावना है, डेवलप्स व्हेन एन इंडिविजुअल फील डेफिशिएंट ऑन कंपेरिजन विद अदर. दूसरों की अपेक्षा जो अपने को कम समझता है, हीन समझता है, तो उसमें एक हीनता की भावना आ जाती है. ही पोस्टुलेट्स ए बेसिक स्ट्राइविंग फॉर सुपरियरिटी. फिर वह इस सुपरियरिटी को पाने के लिए, इस हीनता से मुक्ति के लिए, यानी उत्कृष्ट चीज़ पाने के लिए फिर वह प्रयत्नशील होता है. और सेल्फ एसेसरेशन विच लीड्स ए पर्सन विद एन एटीट्यूड ऑफ इनफेरिटी टू सीक टू कंपनसेट, यानी उस अपनी हीनता से वो कि वो क्षतिपूर्ति करना चाहता है फिर अपने प्रयत्नों द्वारा. हीनता की भावना जब उग्र रूप धारण कर लेती है तब मनुष्य अपने आप को दूसरों की अपेक्षा कमज़ोर तथा हीन समझने लगता है. इसीलिए कहते हैं हीन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बना हानिकारक होता है. जब वो अपने को हीन समझने लगता है, ये समझता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हीन हूँ, तो
ऐसा हो जाता है उसके साथ। और फिर क्या होता है, उसके मन में श्रेष्ठ तत्व आने की सफलता उत्पन्न होती है। फिर उसके मन में ये भी होता है कि मैं इतना हीन क्यों हूँ, मैं भी दूसरे की तरह श्रेष्ठ बनूँ, या अच्छी चीज़ें प्राप्त करूँ, या अच्छा बनूँ, या विकास करूँ, या आगे बढ़ूँ, जो भी है। तो श्रेष्ठ तत्व पाने का एक कंपटीशन, एक स्पर्धा वह दूसरों से करता है, और यही स्पर्धा, यही होड़, यही प्रतियोगिता उसे हीन भावना से मुक्त होने की फिर प्रेरणा देती है। ऐसा अल्फ्रेड एडलर का मानना है। तो हम निष्कर्ष के आधार पर इसमें कह सकते हैं, तीनों ही ये का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मुख्य रूप से फ्रायड, क्योंकि फ्रायड ही है मनोविश्लेषणवाद के मुख्य जो व्याख्याता हैं, प्रवर्तक हैं। तो इसी मनोविश्लेषणवाद को आधार बनाकर मनोविश्लेषणात्मक आलोचना का बाद में विकास हुआ, यानी मनोविश्लेषण देखा जाने लगा। कृतियों का, रचनाओं का, काव्य का, साहित्य का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन और उसकी आलोचना। इस आलोचना के अंतर्गत रचना को साहित्यकार के व्यक्तित्व का प्रकाशक माना गया। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, साहित्यकार का व्यक्तित्व है, उसकी रचना में झलकता है। क्यों? क्योंकि उसकी रचना, जैसे फ्रायड ने कहा था कि उसकी काम वासनाओं का, दमित वासनाओं का ही एक वो दिवास्वप्न के रूप में प्रकटीकरण है ना। तो इसलिए उसका व्यक्तित्व उसमें झलकता है। इस बात को आधार बनाकर साहित्य की रचना के माध्यम से उस साहित्यकार को समझने का प्रयत्न किया जाने लगा। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र हैं, ईलाचंद्र जोशी हैं, अगेय हैं ना, ये कई ऐसे रचनाकार हैं। इन्होंने सृजनात्मक साहित्य भी लिखा है और आलोचनात्मक साहित्य भी, मनोविश्लेषणात्मक साहित्य, आलोचनात्मक भी और सृजनात्मक भी। तो इससे काफ़ी प्रभावित हैं ये, और ऐसे ये साहित्यकार हुए हैं हमारे हिंदी में। डॉक्टर नगेंद्र ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि छायावादी काव्य है वो काम भावना से ही प्रेरित है, यानी मनोविश्लेषणवाद के प्रभाव से ही, फ्रायड के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने ये कह दिया कि जो छायावादी साहित्य, क्योंकि उसमें सौंदर्य और इतना वो जो कुछ वर्णन है वो सब काम से ही प्रेरित है। तो इस प्रकार हमने ये मनोविश्लेषणवाद का एक सरल सहज विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। इसके लिए कुछ जो सहायक ग्रंथ या संदर्भ ग्रंथ हैं उनको आप देख सकते हैं। हमने भी उनसे सहायता ली है। काव्य शास्त्र और साहित्य लोचन, जो दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा प्रकाशित है। इसका पाश्चात्य काव्य शास्त्र, लक्ष्मी पब्लिशिंग हाउस रोहतक से प्रकाशित है। धन्यवाद।